नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में दिल्ली एयरपोर्ट ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में मरने वालों के परिवार को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं एयरपोर्ट हादसे में घायल लोगों को 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में आई मॉनसून की पहली बारिश जहां गर्मी से राहत लेकर आई, तो वहीं उसने दिल्ली सरकार और एमसीडी के दावों की पोल खोल दी। कुछ घंटे की बारिश ने पूरी राजधानी को पानी पानी कर दिया। कहीं सड़कें धंस गईं, तो कहीं सांसद का घर पानी पानी हो गया। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर कहर बनकर बरपी। छत गिर गई पार्किंग की, जिससे 6 लोग से ज्यादा घायल हो गए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एयरपोर्ट पर हादसा हुआ तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्शन में आने में देर नहीं की। आनन फानन में मंत्री ग्राउंड जीरो का निरीक्षण करने पहुंचे। हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया, साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए। Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. टर्मिनल 1 पर हुए हादसे ने सियासी पारा गरमा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने घटना के पीछे भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि टर्मिनल का जो हिस्सा गिरा, उसका निर्माण यूपीए सरकार के वक्त साल 2008-2009 में हुआ था, जब प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे। टर्मिनल की छत के गिरे हिस्से पर सरकार ने साफ कर दिया कि जो हिस्सा गिरा, उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने नहीं किया था। जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर कहर बनकर बरपी। छत गिर गई पार्किंग की, जिससे 6 लोग से ज्यादा घायल हो गए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर सियासी पारा हाई है। हर किसी की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। टर्मिनल के रख रखाव का जिम्मा किसका था? क्या टर्मिनल के रख रखाव का रिव्यू किया जाता था? टर्मिनल पर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे? ऐसे सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल उस जगह को लेकर उठा है जहां रोजाना हजारों यात्री अपना सफर तय करते हैं। राजस्थान के 14 जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। कई जिलों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो डराने वाली हैं। भारी बारिश के बीच लोगों की लापरवाही। पाली में बाइक के साथ पानी में बहा युवक। झालावाड़ में निर्माणाधीन अंडरपास में डूबी गाड़ी। सिरोही में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर। प्रदेश के कई जिलों में मानसून दे चुका है दस्तक। ऐसे में जोरदार बारिश के बीच पानी के तेज बहाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है, और ये लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। पाली से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बाइक को बचाने के चक्कर में एक युवक पानी की तेज बहाव में बह गया। तस्वीरें सूर्यनगर गांव के पास एक बरसाती नाले की हैं। युवक तेज बहाव में बह गया और लोग वहां खड़े खड़े वीडियो बनाते रहे। लापरवाही की दूसरी तस्वीर झालावाड़ से सामने आई है, जहां के चौमहला कस्बे में
रेल लाइन पर बने अंडरपास में कार सवार फंस गया। बताया जा रहा है कि अंडरपास में पानी भरा था, फिर भी ड्राइवर ने जान जोखिम में डालते हुए पानी में गाड़ी उतार दी और फंस गया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। सिरोही जिले में भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गोला नदी पार करते वक्त बहाव में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे समय रहते ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। उधर भारी बारिश के चलते जैसलमेर में कच्ची बस्ती के 50 से ज्यादा घरों में पानी भर गया, जिसे प्रशासन ने वक्त रहते निकाल लिया। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। ये पीछे से डाबला साइड से कोई खड़ीन फूटा है, लोग बता रहे हैं पीछे की तरफ से, जो वो पानी फूट के वो सीधा नाले के रूप में आ रहा है पानी। और हमने यहाँ रोड क्रॉसिंग में एक यूआईटी की रोड थी, जो उसकी वजह से बस्ती के अंदर पानी जा रहा था रोड क्रॉस करके, तो हम नाले की तरफ से जो छोटा सा टुकड़ा था उसको हमने तुड़वा दिया, और जहाँ बस्ती में पानी जा रहा था हमने बस्ती में पानी जाने से भी रुकवा दिया। हमारे संसाधन सारे लगा रखे हैं। एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से परेशानी भी बढ़ी। चित्तौड़गढ़ में कुंभानगर रेलवे अंडरब्रिज के एक तरफ पानी भर जाने से वाहनों का जाम लग गया। चित्तौड़गढ़ जिला अभी जो है मानसून की बरसात से अछूता नहीं है। मानसून के प्रवेश के साथ ही यहाँ पर पिछले 4 दिनों से रिमझिम और कभी मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके चलते शहर की सड़कें जो हैं वह जलमग्न हो रही है। किस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ पर, क्यों बने हुए हैं ये देखिए, मानसून की पहली बारिश में भी ये हालात हैं। प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी भरा हुआ है। मेरी नगर पालिका से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, ताकि शहरवासियों को इससे निजात मिल सके। उधर भारी बारिश के बाद भरतपुर में स्थिति बेहद खराब नजर आई। जगह जगह जल भराव दिखा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई फीट तक पानी भर गया। संभागीय आयुक्त कार्यालय और निवास के सामने भी कई फीट पानी गया। मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय भी जलमग्न नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं जगह जगह जल भराव से आफत भी बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और उधर झुंझुनू के पंचदेव मंदिर के पास एक बिजली के पोल में करंट आने से 5 लोग चपेट में आ गए। इनमें से एक की जान चली गई है, 3 घायल। पूरी व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। अब 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अब इस यात्रा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल पहले से तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर एसओजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल भी की, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवादी हमलों को देखते हुए जम्मू इलाके में मौजूदा सुरक्षा के हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त करा दी गई है, ताकि आतंकी अपने मंसूबे पूरे करने में कामयाब ना हो सकें। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है, जिसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यात्री खूब उत्साहित होते हैं और इस बार भी बाबा बर्फानी का नाम जपते हुए श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर बेस कैंप में यात्रियों के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। बेस कैंप में करीब 5000 श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, खाने पीने के साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था की जा रही है। कब भोले के वक्त सभी यहाँ श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें, और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीम शेड की तैयारियां कर रहे हैं। 29 जून का हम इंतजार कर रहे हैं, जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे तैयारियां करवा रहे हैं, घर से बहुत दूर आके। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल एम भट्ट बेस कैंप में चल रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। करीब 2 महीनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बेस कैंप के चारों तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 5000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहाँ पर लंगर का रहता है, तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रियों का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। अमरनाथ धाम भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग के रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। अमरनाथ यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से जाता है। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं। जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है, वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शन होंगे, वहां पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है कि हम लोग जो अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए। जो है पूरे इंतजाम किए गए, SSP श्रीनगर और पूरी इंतजाम उसमें लगी हुई है एंड उसकी भी अरेंजमेंट बिल्कुल एट पार। अमरनाथ यात्रा से पहले रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद हीरानगर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। फिर आतंकियों ने ही डोडा के अंदर दोबारा हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी के पास ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस बार आतंकी यात्रा में खलल डाल सकते हैं। 4 हमले होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर कहा था कि यात्रा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया है। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में अवैध खनन पर रोक है, बावजूद हनुमानगढ़ में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं इसकी। यहां ईंट भट्टे चलाने वाले घग्गर नदी से अवैध खनन किया जा रहा। आरोप तो यह भी है कि अवैध खनन करने वाले ज्यादातर भट्टे अवैध तरीके से ही खेती योग्य जमीन पर किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अवैध खनन की ये तस्वीरें हनुमानगढ़ जिले की हैं, जहां भारी संख्या में ईंट भट्टा संचालक न सिर्फ मिट्टी का खनन कर रहे हैं बल्कि कृषि भूमि पर भट्टों का संचालन भी हो रहा है। आरोप है कि करीब ऐसे 132 ईंट भट्टे हैं जिन्होंने बिना कन्वर्जन कराए कृषि भूमि पर इनका संचालन कर रखा है। इसके अलावा ईंट भट्टों द्वारा प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है। नतीजा सबके सामने है, क्योंकि कुछ महीने पहले हनुमानगढ़ को देश के टॉप प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। करीब सभी भट्टों को हमारे खनन की परमिशन और उन्होंने दे रखी है, रॉयल्टी भी जमा हो रही है और ऐसा कोई भी संज्ञान में आता हमारा मामला तो हम कार्रवाई भी करते हैं, अभी की भी है। ईंट भट्टों को लेकर न्यूज़ 18 ने जो जानकारी जुटाई उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारों की माने तो हनुमानगढ़ जिले में 500 से ज्यादा ईंट भट्टे संचालित हैं, जिनमें 132 से ज्यादा ईंट भट्टे अवैध रूप से कृषि भूमि पर संचालित किए जा रहे हैं। इस बारे में खनन विभाग के अधिकारियों का रटा रटाया जवाब है कि कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हनुमानगढ़ तहसीलदार हरीश सारण और जिला कलेक्टर कानाराम भी स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे ईंट भट्टे अवैध रूप से बिना भू रूपांतरण करवाए हुए चल रहे हैं।
ये जो ईंट भट्टे संचालित हैं इनमें से मैक्सिमम तो हैं वो ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। जो संपरिवर्तित नहीं है जिनके बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही है उनमें नियमानुसार पटवारी से रिपोर्ट ली जा करके, और अगर संपरिवर्तन वो नहीं है तो फिर उनमें 177 की कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टों के लेकर जो हमारे कार्यालय में शिकायत आई है उस क्रम में हमने सभी तहसीलदार को लिखा है कि वो एक बार सर्वे करा दें कौन कौन से ईंट भट्टे हैं जो विद मान्यता और प्रॉपर रॉयल्टीज़ एंड पॉल्यूशन से एनओसी के साथ चल रहे हैं, और अगर कोई अवैध चल रहे तो उनकी जानकारी कलेक्ट की जा रही है। जैसे ही वो सूचना आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अवैध मिट्टी खनन, बिना भू रूपांतरण और प्रदूषण नियमों की अवहेलना के बावजूद संचालित हो रहे ईंट भट्टों पर नागरिक भी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदूषण बहुत फैल रखा है, इसका मुख्य कारण ईंट भट्टे होना है। 132 ईंट भट्टे बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर भी बहुत से ईंट भट्टे जो हो नहीं सकते वो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिस पर ना ही तो राजस्व विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है, ना प्रदूषण विभाग कोई कार्रवाई। जिला प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी के बावजूद इस तरह सरेआम अवैध रूप से ईंट भट्टों का संचालन होना जिला प्रशासन के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करता है। ऐसे में जहां अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, वहीं ये देखना होगा कि आखिर इन ईंट भट्टों को लेकर अधिकारी कब नींद से जागेंगे और कब इन पर कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाते हैं 30 मिनट में 50 जिले।